तो अब हम देखेंगे कि ये जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, हाउ टू रिप्रेजेंट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ग्राफिकली। ओके, लेट्स सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है ए दैट गिव्स बी। जैसे मैंने आपको बता दिया है ए इज रिएक्टेंट, बी इज प्रोडक्ट। ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें रेट जो है वो डिपेंड करती है कंसंट्रेशन पे। तो ए की कंसंट्रेशन जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ बी ये इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे यहां पे इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट और यहां पे इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट कैसे दिखाएंगे हम, रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे दिखाएंगे इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट और इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। जैसे मैंने बता दिया यहां पे ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन में ए रिएक्टेंट है, बी प्रोडक्ट है। हम ग्राफ बना रहे हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और ये जो वाई एक्सिस है यहां पे हम, ये भी मैंने आपको बता दिया है, एक कंसंट्रेशन ऑफ ए है इस डायरेक्शन में मोल्स पर लीटर, ऐसी कंसंट्रेशन मोलर कंसंट्रेशन ही है। और इधर जो हम ग्राफ बना रहे हैं यहां पे हम दिखा रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट दैट इज बी मोल्स पर लीटर में। ये जो एक्स एक्सिस है यहां पे हम दिखा रहे हैं टाइम इंक्रीज हो रहा है इस डायरेक्शन में, इधर भी सेम इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। जैसे कि आपको पता है कि कंसंट्रेशन ऑफ ए जो है पहले ये बहुत ज्यादा है, हाईएस्ट मानते हैं कि इतनी कंसंट्रेशन है इसकी, धीरे धीरे जब विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम कम हो जाएगी, कम कम हो जाएगी, कम कम हो जाएगी, और ये यहां पे कांस्टेंट आएगा क्योंकि नो रिएक्शन इज 100% कंप्लीट। कुछ तो बचता है जहां पे इक्विलिब्रियम आता है, तो यहां कुछ रिएक्टेंट जो है वो बच जाएगा, यहां पे इक्विलिब्रियम आ सकता है। और प्रोडक्ट ये धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगा। इनिशियली तो जीरो था, यहां से ये जीरो है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट जो है इसकी कंसंट्रेशन इनिशियली व्हेन रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई थी, जीरो टाइम था, उस टाइम इसकी कंसंट्रेशन जीरो थी। तो विद जब टाइम आगे बढ़ेगा इसकी कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी, और अल्टीमेटली ये भी कांस्टेंट ही बनेगा जब ना इक्विलिब्रियम आएगा। ठीक है, ये है कैसे ग्राफ दिखा रहे हैं। और अगर यहां पे एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूं, यहां पे अगर आप देखेंगे ग्राफ तो पहले ऐसे है, इसके बाद ऐसे जा रहा है, इसके बाद ऐसे जा रहा है। यहां देखिए इतनी चेंज इन कंसंट्रेशन है इतनी टाइम में, इतनी टाइम में इतनी चेंज इन कंसंट्रेशन। और यहां पे देखेंगे दिस अमाउंट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन है इतनी टाइम में, दोनों में टाइम सेम है, लेकिन यहां देखिए कम चेंज है, यहां ज्यादा चेंज है, दैट इज रेट डिक्रीजेस। यहां फास्ट चल रहा है, यहां स्लो चल रहा है। यहां तो है ही नहीं चेंज इन कंसंट्रेशन, अगर देखा जाएगा बहुत कम चेंज इन कंसंट्रेशन, लेकिन टाइम में ही है। दैट इज विद द पैसेज ऑफ
type concentration decreases and hence rate also decreases. That rate depends upon concentration. ये हमने आगे भी पढ़ना है, लेकिन यहां मैंने ये समझा ये कर्व में क्यों आता है, ये ग्राफ जो है ये कर्व में क्यों आता है, स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं है? बिकॉज रेट डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन ज्यादा है, रेट भी ज्यादा है. कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, रेट भी कम हो गया. बहुत कम कंसंट्रेशन में ये तो पैरेलल जाएगा इसके. तो ये मुझे बताना था यहां पे. अब लेट्स सपोज हमें ये कहा जा रहा है कि ये दो टाइम इंटरवल्स, ये टाइम इंटरवल है, यहां पे T1 है और ये T2 है. इन दो टाइम के बीच में, T1 और T2 के बीच में हमें देखना है कि कितना चेंज आया है कंसंट्रेशन में. डिवाइड करेंगे टाइम, तो हमें निकालना है रेट बिटवीन इन दिस इंटरवल ऑफ टाइम. सेम इसमें भी सेम टाइम इंटरवल, कितना चेंज आएगा. लेट अस सपोज ये T1 है और ये T2. इस टाइम इंटरवल के बीच में हमें रेट निकालना है. तो कैसे निकालेंगे हम? हमें यहां से परपेंडिकुलर लाइन डालनी है जो इस कर्व को टच करे, यहां से भी जो इस कर्व को टच करे. फिर यहां से हमें लेफ्ट साइड को मुड़ना है. कंसंट्रेशन एक्सीस को ये टच करेगा, तो यहां मानते हैं लेट अस सपोज कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन है ये, लेट अस सपोज इट इज A1 कंसंट्रेशन है. और जब टाइम इंटरवल खत्म हो गया, कंसंट्रेशन तो कम हो जाएगी, ये यहां पे टच करेगा. लेट अस सपोज इट इज कंसंट्रेशन A2. फाइनल कंसंट्रेशन ये है, इनिशियल कंसंट्रेशन ये है. इन दोनों में जो डिफरेंस होगा वो होगा चेंज इन कंसंट्रेशन. ये टाइम इंटरवल है, ये है टाइम इंटरवल कितना है. तो अब हमें पता है रेट ऑफ रिएक्शन, हम इसको ROR लिखेंगे यहां पे. तो ROR अगर हम लिखेंगे दैट मीन्स ROR दैट इज इक्वल टू, हमें पता है कि रिएक्टेंट है तो माइनस लिखना पड़ेगा. अब चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन फाइनल माइनस इनिशियल. A2 माइनस करेंगे A1, ये है चेंज इन कंसंट्रेशन. और टाइम इंटरवल कितना है? T2 माइनस T1. दैट विल बी इक्वल टू चेंज माइनस लिखेंगे डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा T. ये है रेट ऑफ दिस रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट. माइनस क्यों लिखा हमने? ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि ये जो है A2 कम है, A2 कम है, A1 ज्यादा है. तो हम लेस में से मोर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अंदर एक टर्म माइनस बनेगी. जब माइनस बनने का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन माइनस में आएगा. लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमें माइनस यहां से लिखना है. ये है इसका सिग्निफिकेंस. अब हम देखेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट. यहां पे ये सेम टाइम इंटरवल है, हमें क्या करना है, यहां हम एक लाइन ड्रॉ कर, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. ये कंसंट्रेशन एक्सिस को इस जगह पे टच करेगा. दैट इज इस टाइम में इतनी कंसंट्रेशन थी. तो लेट अस सपोज ये इनिशियल है, तो इसको हम B1 लिखेंगे. इट इज B1. और जब टाइम इंटरवल हुआ तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगा बिकॉज रिएक्टेंट कम हो जाएगा, प्रोडक्ट बढ़ जाएगा. और अगर हम इसको टच करेंगे कंसंट्रेशन एक्सिस के साथ, ये यहां पे टच करेगा, तो यहां पे B2 की कंसंट्रेशन, B की कंसंट्रेशन फाइनल स्टेज में 2 लिखा हमने, है ना. तो अब हम रेट इसका कैसे लिखेंगे? रेट ऑफ दिस रिएक्शन विल बी इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल. यहां पर हमने लिखा फाइनल ये था, T2 वो फाइनल स्टेज था, तो यहां T2 ये फाइनल स्टेज है. हमने लिखा B2 ये वाली कंसंट्रेशन माइनस करेंगे B1 कंसंट्रेशन इनिशियल वाली, ये वाली, डिवाइड करेंगे T2 माइनस T1. हमें मिलेगा चेंज में कितना माइनस होगी, कितना मिलेगा कंसंट्रेशन ऑफ B कितना चेंज हुआ अपॉन डेल्टा T. ये है रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट.
तो आई होप ये क्लियर हो गया। मैं दोबारा बता रहा हूं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की। हमें भी एक रिएक्शन A gives B, A is reactant, B is product। अगर ये रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है तब हम ये ग्राफ ये दिखा रहे हैं। तो अगर ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम कंसंट्रेशन ऑफ A will decrease और B जो है ये इंक्रीज करेगा। अकॉर्डिंगली रेट भी चेंज हो जाएगा। इनिशियली A ज्यादा है, रेट भी ज्यादा होगा। रिएक्टेंट हमने यहां कंसंट्रेशन लिया, कंसंट्रेशन एक्सीड, ये हमने टाइम, क्योंकि हमें रेट देखना है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। तो ये हमने कंसंट्रेशन एक्सीड लिया, ये टाइम एक्सीड ले लिया है। तो हमें ये जो ये ग्राफ इनिशियली फास्ट हो रही है रिएक्शन, फिर स्लो हो जाएगी और बहुत स्लो हो जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे नीचे आएगी, कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। हमें कहा गया है कि इस इंटरवल ऑफ टाइम, आपको पता है हमें बता दिया ये एवरेज रेट जब हम निकालते हैं तो टाइम इंटरवल होता है। तो उस टाइम इंटरवल में कितना चेंज आया कंसंट्रेशन में। इनिशियली हमने दो टाइम लिए हैं T1 और T2, बीच में जो पीरियड ऑफ टाइम है उसमें हमने देखना है चेंज कितना हुआ है। T1 यहां से हम परपेंडिकुलर लाइन डाल के ये इस तरफ यहां पे टच करेगा, ये इस टाइम कितनी कंसंट्रेशन होगी, वो इनिशियल कंसंट्रेशन है, इधर फाइनल कंसंट्रेशन है, या टाइम चेंज इतना हुआ है, रेट ऑफ द रिएक्शन इज चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, को हमने ऐसे निकाला। ये A2 माइनस A1 जो है ये फाइनल कंसंट्रेशन मैक्सिमम इनिशियल कंसंट्रेशन जब हम माइनस करेंगे तो वो यहाँ पे चेंज आएगा, वो कितना आएगा वो हमें यहाँ पे लिखना। हमने इसकी न्यूमेरिकल्स भी करनी है, वो अब हम इसकी न्यूमेरिकल्स देंगे, लेकिन न्यूमेरिकल्स से पहले हमें एक रिलेशन देखना है कि स्टेशोमेट्री क्या होता है और रेट ऑफ द रिएक्शन और स्टेशोमेट्री में क्या रिलेशन है। तभी तो न्यूमेरिकल्स हम कर पाएंगे, और न्यूमेरिकल्स के लिए ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया, करता हूं, गुड। तो अब हमें देखना है कि स्टेशोमेट्री और रेट ऑफ द रिएक्शन का क्या रिलेशन है, कैसे ये हम एक्सप्रेस करेंगे, कैसे दिखाएंगे हम इसको। तो स्टेकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आपको पता है, कुछ स्टेकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है, जैसे एक रिएक्शन में यहां पे ले रहा हूं, हम ये लिखेंगे यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन एंड देखिए हम यहां पे रिएक्शन ले रहे हैं A प्लस B, it gives C प्लस D। यहां पे दूसरी रिएक्शन हम लिखेंगे P प्लस Q, it gives R S, twice, 3 times, 4 times 1। क्या डिफरेंस है? यहां A कितने मोल्स है? 1, B 1, C 1 मोल, D 1 मोल। यहां पे इस रिएक्शन में P कितने मोल्स है? 2 मोल्स, Q 3 मोल्स, R 4 मोल्स, S 1 मोल। ये जो सामने ये नंबर जो लिखा है, यहां 2, यहां 3, यहां 4, यहां 1, इसी को बोलते हैं स्टेकियोमेट्रिक कोफिशिएंट या स्टेशोमेट्रिक कोफिशिएंट। यहां पर स्टेशोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, यहां तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन यहां पे प्रॉब्लम हमें दिख रहा है। तो हमें ये देखना है कि इधर रेट हम कैसे दिखाएंगे, और हमें ये भी देखना है कि यहां पे हम रेट कैसे दिखाएंगे। देखिए जब हम रेट लिखते हैं हम लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज फॉर ये रिएक्टेंट है माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन, इसके लिए ये माइनस हमने लिखा, ये भी रिएक्टेंट है, माइनस में आएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन डेल्टा T,
ये प्रोडक्ट है, माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन del P, दैट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन del P, है ना। ये आपको पता है, रेट हम ऐसे लिखते हैं। और यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। लेकिन अगर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है मोर देन 1 है, तब हम क्या करते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पे रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज इक्वल, यहाँ माइनस आ गया, ये तो आपको पता ही है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ P अपॉन del T। और ये जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ये यहाँ पे इनवर्स हो जाएगा, रेसिप्रोकल में लिखना पड़ता है, 2 हमें यहाँ पे लिखता है, दैट इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस, अब क्या आएगा यहाँ पे 1/3, गुड, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ P Q अपॉन del T, दैट इज इक्वल टू, अब ये प्लस में है 1/4 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ R अपॉन del T, दैट इज इक्वल टू, इसमें 1 ही है, लिखने की जरूरत नहीं है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ R अपॉन del T। ये ध्यान में रखना है कि जो भी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा, इसको हमें क्या करना है, नीचे लिखना है। ये क्यों नीचे लिखना है, इसके पीछे क्या कहानी है, हम एक एग्जांपल दे रहे हैं। यहाँ पे एक रिएक्शन है, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, मिलकर वाटर बना देंगे, एक रिएक्शन है, हम क्लोरीन की एग्जांपल लिखेंगे और यहाँ पे HCl बना देंगे, इसी हो जाएगा हमारे लिए, तो ये ट्वाइस बनेगा। तो यहां बताइए 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ क्लोरीन आपस में मिल रहे हैं, 2 मोल्स ऑफ HCl बन रहा है। तो ये बन रहा है, ये अपीयर हो रहा है, ये डिसअपीयर हो रहा है। अब इसका रेट बनना वो इस क्लोरीन के ट्वाइस है। अगर हम स्टेटमेंट लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे रेट ऑफ, स्टेटमेंट लिख रहा हूं, इसको समझना, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl is twice the rate of disappearance of hydrogen। क्या ये सही है? Rate of formation of HCl is twice the rate of disappearance of hydrogen, that is equal to twice the rate of disappearance of chlorine। कैसे लिखेंगे, रेट तो इसका इज ट्वाइस, तो क्लोरीन का कैसे लिखेंगे, HCl का कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे प्रोडक्ट है, रेट इसका आएगा, ये ट्वाइस है, ट्वाइस माइनस में लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन अपॉन डेल्टा T, ट्वाइस क्योंकि लिखा में ट्वाइस है, ये चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन अपॉन डेल्टा T, that is equal to rate of formation of HCl, that is change in concentration of HCl अपॉन डेल्टा T, है ना। अगर हम इसको दोबारा लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को, रेट ऑफ दिस रिएक्शन दैट विल इक्वल टू, अगर यहां 2 नहीं लिखेंगे हम, 2 तो उधर जाएगा, ये ऐसे आएगा, डेल्टा माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ H2 डेल्टा T
माइनस डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन अपॉन डेल्टा T दैट्स इक्वल टू ये टू नीचे जाएगा 1/2 डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ HCl अपॉन डेल्टा। तो आप देखिए इस रिएक्शन का हमने जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो आप देखेंगे वो रेसिप्रोकल हुआ है। हाइड्रोजन का 1 है तो आया ही नहीं है, क्लोरीन का यहाँ पे 1 है, इसका भी 1 है, इसका 2 है तो ये नीचे आ गया है। ये कैसे है ये समझना है कि मैं दोबारा बता रहा हूं कि ये नीचे क्यों आ रहा है। हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके 2 मोल्स ऑफ HCl बनाते हैं। अब rate of formation of HCl is twice the rate of disappearance of hydrogen, ये समझना है। तो यहां से हमने यहां ट्वाइस लिखना पड़ेगा, ट्वाइस यहां ट्वाइस लिखना पड़ेगा। अगर ट्वाइस नहीं लिखेंगे, अगर ट्वाइस का मतलब क्या है, ट्वाइस लिखने का मतलब क्या है, ये 2 मोल्स का रेट इसके 1 मोल के बराबर। अगर 1 ही मोल होगा तब ये भी 1 मोल होगा, ये कितना होगा, ये हाफ होगा, ये हमने यहां पे लिखा है समझाने के लिए। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आया है। रब करूं ओके। अच्छा, अब एक और कॉन्सेप्ट यहां पे समझना है, वो क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब न्यूमेरिकल्स हमें आने हैं इसके बाद तो, लेकिन यहां एक पॉइंट समझना जरूरी है, खासतौर पर पहले से देखेंगे। देखिए रेट ROR मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन, ये तो आपको पता है, रेट ऑफ रिएक्शन। अगर मैं लिखूं रेट ऑफ disappearance, rate of disappearance of A, तो मैं इसको कैसे लिखूं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। अच्छा, अगर अपियर हो रहा है कोई, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C, तो मैं क्या लिखूं, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C, ये लिखना पड़ेगा टाइम बचाने के लिए। तो यहां पे अगर ये रेट ऑफ द रिएक्शन इसके बराबर है, ये रेट इन टर्म्स ऑफ A, ये रेट है इन टर्म्स ऑफ B। अगर मुझे लिखना पड़ेगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A, मुझे क्या करना पड़ेगा, चूंकि ये रेट ऑफ द रिएक्शन है, ये भी रेट ऑफ द रिएक्शन है, रेट ऑफ द रिएक्शन, ये भी रेट ऑफ द रिएक्शन, ये भी, लेकिन ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है, तभी तो मैंने माइनस लगाया है। माइनस और अंदर चेंज जो आएगा वो माइनस 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 प्लस, रेट ऑफ द रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, दैट मीन्स इसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है, माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ मॉड लिख सकते हैं और हम लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा। दैट चूंकि एक ही मोल है, ए और बी जो है, इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल्टा। ये रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए है और ये जो है ये अलग है, हो गया है, ये जो है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी है, ये वाला। तो जब हम ये लिखेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस, डिसअपियर होने का मतलब ये माइनस, मतलब तब यहां माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। एक और बात, अगर ये लिखेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, तो ये लिखना पड़ेगा, ये तो है ही प्लस में, ये लिखना पड़ेगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। यहां पे अब हम यहां पे आ रहे हैं, यहां समझाने के लिए, यहां बताइए रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ आर, ये इसमें सिर्फ इतना पोर्शन लिखना है, ये 1/4 नहीं लिखना है, इज इक्वल टू डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन डेल्टा।
रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ Q, ये 1/3 रेट ऑफ, और लिखा मैंने S लिखना है, अपियर हो रहा है S, प्रोडक्ट है, तो ये तो पूरा लिखना है डेल्टा R अपॉन डेल्टा, या अपियर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ, डिसअपियर हो रहा है P, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ P, दैट इज डेल्टा P अपॉन डेल्टा। ये जो पोर्शन है ना माइनस, और ये स्टेशनरी पोर्शन ये नहीं लिखना है, सिर्फ इतना है रेट ऑफ डिसअपियरेंस, वो मैं आपको बता रहा हूं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ Q, दैट इज डेल्टा P, कंसंट्रेशन डेल्टा P। मॉड लगा के ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू है, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। अच्छा देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये हम निकालते हैं फॉर 1 मोल, ये याद रखना, लेकिन रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस जो है ये हम निकालते हैं फॉर गिवन नंबर ऑफ मोल्स, गिवन नंबर ऑफ मोल्स। यहां ये 3 मोल्स है, तो 3 जो है इसको हम ये 3 मोल्स के लिए हम रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ Q निकालेंगे। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ Q कितना निकालेंगे? फॉर 3 मोल्स। लेकिन जब रेट निकालते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, ये हम 1/2 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें इक्वल बनाना है सबको फॉर 1 मोल, फॉर 1 मोल के लिए रेट है। यहां पे अभी ये सारे 1 मोल के लिए है। ओके, तो मैं दोबारा बता रहा हूं, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर 1 मोल, रेट ऑफ डिसअपियरेंस एंड रेट ऑफ अपीयरेंस फॉर गिवन नंबर ऑफ मोल्स। एक पॉइंट ये याद रखना है। नंबर 2 कि जब भी आपको रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिखना है, ये स्टेशनरी कोएफिशिएंट के बगैर जो ये पोर्शन है ये लिखना है, हमें ये वाला पोर्शन लिखना है, वो बनेगा रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपियरेंस। यहां पे हमने ये लिखा है, ये रेट ऑफ द रिएक्शन है, लेकिन रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ C B है ये, ठीक है। अब यहां पे मैं इसको रब कर रहा हूं इस वाले पोर्शन को, यहां पे अब हम एक इंपॉर्टेंट रिलेशन लिखेंगे। ये देखिए, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ R, वो ये पोर्शन है, ये वाला पोर्शन मैं लिखूंगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ R किसके बराबर होगा? क्योंकि ये पूरा पोर्शन जो है दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये 4 को मैं यहां लिखूंगा, 4 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन, 4 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट, पूरा कंसंट्रेट करना है इस पॉइंट पे। मैंने लिखना है सिर्फ ये पोर्शन, दैट इज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ R, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ R, दैट इज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ R। यहां 1/4 है, रेट इंक्लूडेड, जब हम इसको रेट ऑफ द रिएक्शन पूरा है, तो इतना पोर्शन रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ R है, तो सेपरेशन और R में क्या बनेगा? ये 4 यहां मल्टीप्लाई हम करेंगे इसको 4 से। अच्छा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ S कितना बनेगा? S का, ये यहां पे S है, S गलत हुआ था, इसको करेक्ट कर दिया, तो ऐसे ही, तो ये तो पूरा है। अगर हम ये रेट ऑफ रिएक्शन है तो यहां डिवाइड है इसका 1, तो 1 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ P, कॉमन सेंस है, 2 है, तो 2 यहां जाएगा। और मैं फिर से बता रहा हूं, रेट के लिए माइनस है ये पूरा, लेकिन डिसअपियरेंस के लिए ये माइनस कोई माने नहीं रखता। ये माइनस जो है हम पहले बताए डिसअपियर हो गया है। ओके, तो ये 2 यहां से यहां जाएगा, ये बनेगा ट्वाइस रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, अब शॉर्ट फॉर्म में मैं बता रहा हूं आपको ये कैसे ध्यान में रखना है। Q में मैं बता रहा हूं, Q इज इक्वल टू
या रेट ऑफ अपियरेंस, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, इसी को रेट ऑफ रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर लो, तब आपको क्या मिलेगा? रेट ऑफ क्यू की मैं बात कर रहा हूं, ये 3 यहां पे, 3 यहां जाएगा। अब मैं शॉर्टकट में जब आपको आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने होंगे तो आप दिमाग में करेंगे कि यहाँ पे 3 है तो 3 से ROR मल्टीप्लाई होगा। तो ये जो है, अब हम क्वेश्चन बनाएंगे इन पे, एक क्वेश्चन बनेगा हमें, देखिए हमें यहां पे क्वेश्चन लिखेंगे हम इस पैटर्न पे। जैसे क्वेश्चन है, एक रिएक्शन है 2A प्लस 3B, ये बना रहा है C प्लस D, और C ये 2 मोल्स, 3 मोल्स, ये 4 मोल्स। अब आपको इस में वैल्यूज जो दिए हैं वो दिए हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ, इसका हम रेट ऑफ डिसअपियरेंस जो है ए का लिखेंगे हम, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, दैट इज इक्वल टू, और कुछ वैल्यू लेंगे हम 6 मोल्स पर मीटर पर सेकेंड। फाइंड, अब आपको क्या निकालना है? नंबर 1 रेट ऑफ रिएक्शन, नंबर 2 रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B, थर्ड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C। फिलहाल हम इतना करेंगे। देखिए 3 चीजें पूछ रहा है, क्वेश्चन है, ये हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A इसमें जो है वो गिवन है 6 मोल्स पर लीटर पर सेकंड। हमें निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C, और इसमें रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A गिवन है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A गिवन है। तो इसको कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखिए सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले आप लिख लीजिए रेट ऑफ रिएक्शन, इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या बनेगा? -1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन डेल्टा T, दैट इज इक्वल टू -1/3 change in concentration of B upon delta T, that will be equal to 1/4 change in concentration of C upon delta T, that will be equal to change in 1 ये तो 1 ही है, तो change in concentration of B upon delta T, ये हमें पता चल गया है। अब हमें गिवन क्या है? हमें है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A 6 मोल्स पर लीटर, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ये गिवन है, दैट हमें ये गिवन है A अपॉन डेल्टा T, इसके बराबर है 6 मोल्स पर लीटर पर सेकंड, ये गिवन है। हमें पता है कि A जो है ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस है इसका, तो मैं इसको लिखूं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, और इतना है, तो इसके और रेट में क्या रिलेशन होगा? ये 2 जाएगा यहां पे, ये बनेगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए इज इक्वल टू ट्वाइस ROR, तो ROR लेना पड़ेगा हमें, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपियरेंस कितना है 6 अपॉन ये 2 यहां पे आएगा, कितना बनेगा 3 मोल्स पर लीटर पर सेकंड, ये है रेट ऑफ रिएक्शन। मजा आ रहा है ना? इजी, बहुत इजी है, बस समझने की बात है। दोबारा बता रहे हैं, जब भी आपको रिएक्शन मिली सबसे पहले रेट लिख लो सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की टर्म्स में,
in terms of reactant A, in terms of reactant B, in terms of reactant C, in terms of reactant D. फिर यहां अपना दिमाग लगाएंगे, रेट ऑफ अपीयरेंस इसने बोला, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इसने ए का दिया है वो 6 मोल्स है, तो ये इतना पोर्शन 2 कहां जाएगा, वो यहां पे बढ़ेगा। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए और रेट ऑफ द रिएक्शन में क्या रिलेशन है, ये 2 यहां गया तो वाइस आर आपको निकलेगा ना, रेट ऑफ द रिएक्शन। ये कितना वैल्यू है, इसका वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 6 मोल्स पर लीटर पर सेकंड। हो गया क्लियर? ओके। अब दूसरा पॉइंट, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी निकालना है। बताइए इसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी इतना है, इसका रेट ऑफ द रिएक्शन के साथ क्या रिलेशन बनेगा, 3 इधर जाएगा, यह बनेगा 3 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन, दैट विल बी इक्वल टू 3 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन हमने निकाला 3 मोल्स, 3 ये बनेगा 9 मोल्स पर लीटर पर सेकंड, है ना इजी? गुड। अब रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, तो सी कहां पे है, ये वाला पोर्शन हमें ये निकालना है। 4 कहां जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन पे, तो ये जाएगा 4 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन, दैट विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स कितना था रेट ऑफ रिएक्शन पहले, 3 मोल्स, तो ये 3 लिखेंगे तो ये निकलेगा 12 मोल्स पर लीटर। ऐसे न्यूमेरिकल्स आएंगे आपको एक टेक्स्ट बुक में, 12th क्लास की टेक्स्ट बुक जो केमिस्ट्री की है उसमें क्वेश्चन है, वो हम करेंगे, बहुत इजी है।